हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हैशटैग बीसीसी में स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं इसी चार्ट के माध्यम से आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव चाहे 25 हो 40 हो जो भी हो समझाने वाला हूं। मैं जानता हूं आप लोग पढ़ लिए होंगे ज़रूर, लेकिन आज मैं अपना अनुभव आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। सो समझिए जल्दी फटाफट। इसके लिए इस कॉलम को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक उदाहरण लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो ये है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। यह है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 4x प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों समीकरण में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग दाएं पक्ष में 0 रखते हैं, बाकी जो भी चीज़ है चर हो या अचर हो उसको बाएं साइड में लाया जाता है। तो इसलिए 2x माइनस 3y प्लस 4, इसको माइनस से इस पर लाने में प्लस हो गया क्योंकि इसका साइड बदला है इसका, इसीलिए। और दूसरा वाला तो ऑलरेडी था ही वैसा ही। और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बना दोस्तों? यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि x एक पहला चर है, x पहला चर है और y एक दूसरा चर है, और ये जो है -6 या -4 वो है एक अचर। चर और अचर के मेल से ही समीकरण बनता है। चर और अचर दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट को कहा जाता है सीबीएसई पैटर्न में। तो चलिए अब तुलना में आ जाते हैं इसका। तो समीकरण फर्स्ट में जो चीज़ें होती है ना वो सब 1 1 होता है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है इसका सब 1 1 हो जाएगा। जैसे 2x माइनस 1 प्लस 4 यहाँ लिखा हुआ है तो x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है। ये x का गुणांक, ये y वाले का गुणांक b1 और बाकी रेस्ट c1 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट है इसलिए सब इसका 1 1। a1 2, b1 y का गुणांक -3, बाकी +4 दिया हुआ है। दूसरे वाले समीकरण में इसका सब 2 2 हो जाएगा। तो x का गुणांक, यहाँ जो x का गुणांक है वो a2 हो जाएगा, a2 + 4। y का गुणांक यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन एक जरूर है, एक इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है। तो ये एक है b2 और c2 जो है वो -6 है। अब आइए तुलना कर लेते हैं इसमें। तुलना में दोस्तों जो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये सब फार्मूला वो कैसे आया, कैसे बना हुआ देखिए। a1 बट्टा a2, तो इसका 2/4 कैंसिल करने के बाद 2 का 2 दूनी 4, 1/2 बन गया। फिर b1 बट्टा b2, b1 अपॉन b2, -3 अपॉन +1 तो -3 होगा। c1 अपॉन c2 +4 -6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। अब दोस्तों तुलना करने के पश्चात हम लोग किस परिणाम पे पहुंच रहे हैं वो आप लोग देखिए। ये 1/2 क्या -3 के बराबर है? नहीं है। तो ये a1 बट्टा a2 यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। a1 बट्टा a2 एजेंट b1 बाई b2। अब ये मिलाइए चार्ट वाले में कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ मिल रहा है और इसका लिखा हुआ है कि हल कितने होंगे, तो एक हल होंगे जिसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है, जिसका कोई दूसरा ना उसको अद्वितीय ही कहेंगे। और ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, क्रॉस करता हुआ। संगत होगा या असंगत तो संगत होगा, विरोधी है या अविरोधी, आश्रित तो अविरोधी है। तो इसको पकड़ बनाने के लिए हम लोग फार्मूला और इस आकृति पर चलेंगे ना तो ये दो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए a1 बट्टा a2 का डायरेक्ट याद रखेंगे कि पहला जो क्रॉस लग जाएगा तो क्रॉस वाला हो जाएगा और इसको संगत कहेंगे। अब इसमें चूंकि कुछ हम लोग जो है सो देहाती लैंग्वेज में आ जाते हैं और उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए ये एक रेखा है, जब हम लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा प्रतिच्छेदी समांतर और समपाती का। तो ये एक रेखा चल रही होती है। पहला समीकरण का जो हम लोग हल निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए तो एक रेखा चल रही होती है और उसी में एक क्या आता है कि दूसरा लाइन कहीं ना कहीं से आकर के इसको इंटरसेक्ट कर देता है। तो कम से कम ये एक बिंदु पर आकर के संग पकड़ लिया ना, यहाँ संग को आप लोग ध्यान में रखिए। कम से कम एक बिंदु पर वो संग पकड़ लिया ना तो जो संग धर लिया तो संगत हो गया। एक बिंदु पर कम से कम संग धर लिया तो ये संगत हो गया। दो जगह संगत होगा दोस्तों, एक यहाँ भी संगत है। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब a1 अपॉन a2 यानी तीनों बराबर हो जाए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, जब तीनों बराबर हो जाए तुलना कर लेने के बाद, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये भी संगत हो जाता है, क्योंकि ये पूरी संग धरे हुआ है। कदम से कदम इसका मिलते हुआ है, कदम से कदम मिल रहा, बिल्कुल बचपन से साथ है ये।
0.1 0.2 0.3 मतलब ये साथ ही है समझिए। ये कम से कम एक बिंदु पर संग धर लिया था, एक पूरे में संग धरे हुआ है। तो जब ये सब में संग धरे हुआ है तो इसलिए इसका संगत हो जाएगा और ये संपाती होगा और ये आश्रित है, ये पूरी डिपेंड है इस रेखा पे, इस लाइन पे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा संपाती। यानी एक लाइन, पहले समीकरण को हल करेंगे तो मान लो इस तरीके का लाइन आएगा, दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे तो इसी पर से होके चलता हुआ चला जाएगा संग पकड़ के। और दूसरा वाला बीच का जो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें यदि दोनों बराबर हो जाए, A1/A2 अब बराबर हो जाए B1/B2 के, और बराबर न हो C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये समांतर होता है। यानी ये इसका क्या करता है? विरोध करता है, मतलब मिलता ही नहीं है। सीढ़ी के समान, जैसे हम लोग बैम्बू का जो सीढ़ी बना देते हैं तो उसका कैसा होता है? दोनों पाँव बैम्बू टाइप हो, या रेल की पटरियों समझ लीजिए, रेल की पटरियों के समान समांतर। तो ये क्या होता है कि समांतर हो जाता है, इसका इसके साथ कोई मिलन नहीं हो रहा, मतलब ये कहीं पर संग ही नहीं धर रहा है। तो डाल डाल हम पात पात, वही वाली बात है इसमें। तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे का मतलब विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो समांतर बनेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब हम x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन से, चाहे विलोपन से या वज्रगुणन विधि से, तो उसमें इसका क्या होगा कि कोई हल ही नहीं आएगा। तो हल पूछे तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। ग्राफ कैसा होगा? तो समांतर होगा। संगत होगा या असंगत? तो असंगत है। विरोधी या अविरोधी? तो ये अविरोधी हो जाएगा। मान लीजिए मेरा और आपका विचार नहीं बन पा रहा है, तो हम एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ ये लाइन ऐसे जा रही है, दूसरा लाइन ऊपर इसके समांतर होते हुए जा रहा है, तो विरोध करता है, इसलिए विरोधी समझ लीजिए। ये कम से कम एक बिंदु पर संग पकड़ लिया तो अविरोधी हो गया। और ये तो पूरी साथ ही है, इसलिए आश्रित इसका नाम यहाँ पर आया हुआ कॉलम में। तो जब भी हमको प्रश्न दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में बतावें कि इनके कितने हल होंगे, तो तुलना कर लेंगे, और तुलना करने के बाद हमको सीधे डायरेक्ट जाना होगा। फार्मूला को देखने के बाद, तुलना कर लेने के बाद सीधा फिगर पर चले जाइए। यानी आपको इसको और इसको याद रखना है, इसको और इसको याद रखना है, इसको और इसको याद रखिएगा तो जो भी बात अभी हम बताए हुए हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। और क्वांट भी मैं अपने वीडियो में क्वांट भी आप लोगों को बताता हूँ 11th का। तो ठीक है, आप ध्यान रखिए, मेरे साथ बने रहिए और इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मेरा भी कुछ हौसला बढ़ेगा। फिर आप लोगों के समक्ष और अच्छा वीडियो लेके आवेंगे। ठीक था, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।